सेशन में क्या क्या था ये बताएं। शायद दो डीपीपी थी, 26 और 27। और एक्सरसाइज 1 पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड था, यही था। एक्सरसाइज 1 पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड था और डीपीपी नंबर 26 27 थी, है ना। ऐसे करते हैं, सबसे पहले मैं डीपीपी के दोनों के आंसर लिखता हूँ। पी फेस। डीपीपी नंबर 26 में तो आई थिंक एक ही सवाल है जिसका आंसर बीसीडी है ना। क्वेश्चन नंबर 1 ही है बस, बाकी तो सारे इंटीजर टाइप है। और डीपीपी नंबर अगर 27 की हम बात करें तो पहले में बी, में बी, फोर्थ में बी, 5 में बीसी, 6 में बीडी, 7th में एबीडी, 8th में बीसीडी, 9th में सीडी और 10th में बीसी। ये आपका आंसर है। सबसे पहले हम आते हैं डीपीपी नंबर 26 में। इसमें कुछ हो तो फटाफट बोलें। डीपीपी नंबर 26। हाँ, डीपीपी नंबर 26 में कुछ हो तो फटाफट बोलें। डीपीपी नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। ये तो सीधा सा है ना बेटा, 7 को 5 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, सबको कम से कम एक मिलना चाहिए। ग्रुपिंग थ्योरी से आसानी से हो जाएगा। 7 को 5 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहा हूँ। तो 7 को 5 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, सबको कम से कम एक मिलना चाहिए। आई थिंक ग्रुपिंग से आराम से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। फैक्टोरियल 7 अपॉन, अब सबको कम से कम एक, तो 4 को एक एक मिल जाए, एक को 3 मिल जाए। फैक्टोरियल 4, 5 लोगों में बांटना है, फैक्टोरियल 5। 7th क्वेश्चन की बात चल रही है यहाँ पे। या फिर 1 1 1 2 2 इंटू फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2। और कुछ हो तो बोलें डीपीपी नंबर 26 में। ट्वेंटी सेवन में बोलें, डीपीपी नंबर 27। डीपीपी नंबर 27 में कुछ हो तो बोलने बेटा फटाफट। ट्वेंटी सेवन में क्वेश्चन नंबर 5। चलिए 27 में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में। 5 एक्चुअली आपको जीएक्स को डिफाइन करना है, बाकी कुछ नहीं है। 27 में आपको जीएक्स को डिफाइन करना ही है। तो जैसे अगर आपका देखो, ये एच एक्स कितना दे रखा है, एच एक्स दे रखा है साइन एक्स माइनस साइन एक्स की पावर एन। तो अब साइन एक्स तो आपका 0 से बन जाएगा, है ना, 0 से बन जाएगा, ये भी 0 से बन जाएगा, है ना। अब आपको पता है कि अगर ये पावर 1 से बड़ी हुई तो क्वांटिटी और छोटी होगी, तो क्वांटिटी और छोटी होगी तो ये जो मोड होगा ये क्या हो जाएगा, प्लस साइन के साथ खुलेगा, क्योंकि पावर बढ़ाने से क्वांटिटी और छोटी होगी ना, तो मोड प्लस साइन के साथ खुलेगा। और अगर एन 0 से 1 हुआ तो फिर ये भी 0 से 1, एन भी 0 से 1, तो क्वांटिटी बढ़ जाएगी, तो मोड नेगेटिव साइन के साथ होगा। तो आपको क्या है कि जीएक्स को दो पार्ट में करना पड़ेगा कि एन 1 से बड़ा है या एन 0 से 1 है। एन 1 से बड़ा है तो फिर ये और छोटा हो जाएगा, तो मोड प्लस साइन के साथ खुलेगा, और मोड प्लस साइन के साथ खुलेगा तो ये 3hx, तो ये 3 हो जाएगा। और अगर ये नेगेटिव है, 0 से 1 है, तो फिर ये क्वांटिटी हो जाएगी, तो एच एक्स नेगेटिव होगा, तो एच एक्स नेगेटिव होगा तो उस केस में 1/3।
मेरे ख्याल से इसके बाद ये आसान सवाल बन जाएगा। एच एक्स का काम खत्म हो गया, जी एक्स आ गया आपके पास सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो जी एक्स है तो मॉड एफ एक्स भी निकल जाएगा और आसानी से हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है 5? और कुछ हो तो बोलिए। ट्वेंटी सिक्स के, अरे तो बेटा पहले जब 26 के कह रहा था तब तुम बोल नहीं रहे थे, अब वापस 27 पे 26 पे जाओगे, ये गलत बात है। जब 26 के लिए मैं बोल रहा था तब तो आप नहीं बोले। अब ऐसे बार बार इधर उधर मत करो। जब 26 की कह रहे हैं तो 26 के डाउट पूछो। 26 में 8 का सेकेंड, हमें ऑड साइड लेंथ वाले चाहिए है ना, ऑड साइड लेंथ वाले चाहिए। तो ऑड साइड लेंथ वाले में क्या है कि जैसे आपके पास ये बॉक्स है ना, ये बॉक्स है 1 2 3 4 5 6, हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है 8, पैरेलल वर्टिकल लाइन 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 हॉरिजॉन्टल लाइन है। ये ये आपके पास, तो अब आपके पास क्या होगा कि अब आप लेंथ समझ लीजिए, लेंथ है ना, ये लेंथ और ये विड्थ समझ लीजिए है ना। तो ऑड साइड लेंथ का मतलब क्या होगा कि आपने लेंथ 1 ले ली तो विड्थ आपकी 1 हो सकती है। अब लेंथ 1 ले ली तो 1 2 3 4 5 6 7 रहेंगे ये है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 रहेंगे। तो लेंथ 1 हो सकती है, 3 हो सकती है, 5 हो सकती है, 7 हो सकती है। फिर जब लेंथ 3 ले लेंगे तब भी विड्थ क्या हो सकती है 1 3 5 7। ऐसे आपको चलाना है क्योंकि लेंथ भी आपको और चाहिए और विड्थ भी और चाहिए। अब जैसे लेंथ 1 ले ली तो लेंथ 1 के कितने होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 होंगे लेंथ 1 के। अब विड्थ 1 के कितने होंगे 7, 1 2 3 4 5 6 7। विड्थ 3 के कितने होंगे, विड्थ 3 के 5 बनेंगे, विड्थ 3 के कितने बनेंगे 5, काउंट करने पड़ेंगे विड्थ 3 के। जैसे ये 1 बन गया, फिर ये 2 बन गया, फिर ये 3 बन गया है ना, फिर ये 4 बन गया और फिर ये 5 बन गया। तो विड्थ कितने होंगे 5, फिर विड्थ 5 के कितने हो जाएंगे 3, फिर विड्थ 1 का कितना हो जाएगा। तो ये आपके लेंथ 1 विड्थ 3 5 बन गया। फिर आप जब लेंथ 3 लोगे तो लेंथ 3 के कितने हैं 5, तो भी विड्थ 7 5 3 1। फिर वो लोगे 3 तो भी ये 7 5 3 1। फिर वो लोगे 1 तो भी ये 7 5 3 1। करेक्ट है, समझ में आएगी बात, यस और नो बोलते हैं फटाफट आगे बढ़ जाएंगे। ये वैसे 9th में अपनी शीट में है एक्सरसाइज 1 में इस तरह के सब सवाल, एरिया ऑड हो ये हो वो हो, कई सारे केस बना के अपन ने कर रखे हैं है ना। चलो अब मैं शीट पे बढ़ जाऊं, और कुछ तो नहीं है ना, शीट पे बढ़े आगे फटाफट। हाँ चलो शीट में आ जाओ, फिर एक्सरसाइज 1 में आते हैं। शीट में आइए, एक्सरसाइज 1 में आते हैं है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन की एक्सरसाइज 1 में आते हैं। चलो तो डिफरेंशियल इक्वेशन की एक्सरसाइज 1 में आते हैं। मैं 11th में किस बेस को पढ़ाता हूँ, मैं 11th में पढ़ाता हूँ बेटा J02 को है ना, J02 को। चलो अब पहले मैं एक्सरसाइज 1 पार्ट फर्स्ट में आता हूँ सेक्शन ए में। एक्सरसाइज 1 पार्ट फर्स्ट सेक्शन ए, इसमें बोलो एक्सरसाइज 1 पार्ट फर्स्ट सेक्शन A4 का सेकंड, A4 का सेकंड क्या है, A4 का सेकंड फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन एट ए डिस्टेंस यूनिट फ्रॉम 2,0। अच्छा, अरे डिस्टेंस ऑफ यूनिट 2,0 है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा, देखो स्ट्रेट लाइन आप कोई सी भी ले लो है ना, स्ट्रेट लाइन आप क्या ले लो जिसकी ओरिजिन से डिस्टेंस, फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हैविंग डिस्टेंस। वैसे जो जनरल स्ट्रेट लाइन होती है ना उसमें 2 आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं,
ऐसे आप समझ सकते हैं ax प्लस बी वाई इक्वल टू 1। कितना आर्बिट्री कांस्टेंट है? दो आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं ना भाई। जैसे आप ऐसे समझ लीजिए, वैसे लाइन आप ऐसे लिखते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, पर आप सी से एक तरह से डिवाइड कर दें तो आप समझ सकते हैं दो आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं। अब इसकी ओरिजिन 2,0 से डिस्टेंस कितनी दे दी? 1। तो इसकी 2,0 से डिस्टेंस 1 दे दी, तो मतलब ए बी में एक रिलेशन आ जाएगा। वो रिलेशन यहाँ पे पुट करोगे तो एक ही अननोन बचेगा, तो फिर एसेंशियल आर्बिट्री कांस्टेंट एक हो जाएगा, तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन भी एक हो जाएगा। ये इसका मतलब है। ये हम बात कर रहे हैं सेक्शन A4 के सेकंड पार्ट की। यस और नो बोले जिसने पूछा था, ये इक्वेशन लो, 2,0 से डिस्टेंस 1 कर दोगे तो वो जो रिलेशन आएगा उसको यहाँ पे यूज कर लेना। तो ये जो इक्वेशन बनेगा इसमें एक ही रूट होगा, है ना, एक अननोन होगा तो एक ऑर्डर हो जाएगा। चलिए इसके बाद सेक्शन बी में आइए। सेक्शन बी में आओ बेटा। सेक्शन बी वैसे सारे बहुत सिंपल हैं। अगर आपको क्लास नोट्स और एनसीईआरटी आपने अच्छे से बनाई तो मेरे ख्याल से सारे बनेंगे बहुत आसानी से। सेक्शन बी में बोलूं, एक्सरसाइज 1 पार्ट फर्स्ट का सेक्शन बी बोल रहा हूँ मैं। B1 का 4, B1 के 4 में क्या है? B1 के 4 तो आसानी से दिख रहा है बेटा। टाइप 1 का सवाल है, x प्लस वाई को t लेट कर लेंगे। B1 का 4 तो टाइप फर्स्ट का आसान सा सवाल है, x प्लस वाई को t लेट कर लेंगे। और B5 जो है वो dy बाई डी एक्स में बन रहा है आसानी से, dy बाई डी एक्स में बन रहा है, बट आपको एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों से डिवाइड करना पड़ेगा। dy बाई डी एक्स में बन जाएगा, आप एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों से डिवाइड कर दें। ये मैं बात नहीं, सॉरी, मैंने B1 का 4 के लिए तो बोल ही दिया। B1 के 4 के लिए तो मैंने बोल दिया x प्लस 5 को t सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब इसके बाद एक बच्चा पूछ रहा है B1 का 5। अच्छा, B1 के 5 भी आसान है, x माइनस 5 को t पुट कर दीजिए। B1 के 5 में x माइनस 5 को t पुट कर दीजिए, है ना। ये दोनों आसान सवाल हैं, दोनों सिंपल सब्स्टिट्यूशन के सवाल हैं, और आसानी से सब्स्टिट्यूशन आई थिंक नजर भी आ रहा है इसमें। तो x माइनस 5 को t पुट कर देंगे। चलिए और कुछ बोलिए बेटा सेक्शन बी में। एक्सरसाइज 1 पार्ट फर्स्ट सेक्शन बी में और कुछ हो तो। सेक्शन सी, सेक्शन डी, C2 का 2 एक डिमांड आई है। C2 का 2 क्या है? 2 डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल्स टू कितना है? वाई स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन एक्स वाई और वाई प्लस 1। ठीक है साहब। तो अब हम देखें कि इसमें क्या सेटिंग हमारी बैठ रही है ना। तो C2 का सेकंड अगर हम देखें, तो C2 के सेकंड में भाई ये dy बाई डी एक्स लिखा हुआ है, C2 के सेकंड की बात कर रहे हैं, 2 dy बाई डी एक्स लिखा हुआ है, और ये लिखा हुआ है वाई स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन वाई में कॉमन ले लूँ तो ये x प्लस 1 बनता है। ठीक है, तो अब ये क्या बना मेरा? 2 dy बाई डी एक्स, है ना। ये y भी यही लिख लेता हूँ मैं इसके साथ, 2y, और x प्लस 1 को इधर रख लेता हूँ बेटा, तो वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस 1। हाँ तो बन जाएगा बेटा ये 2y dy बाई डी एक्स माइनस वाई स्क्वायर 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस 1। ये कन्वर्ट होगी बेटा, वाई स्क्वायर को t मानेंगे तो 2y dy बाई डी एक्स dt बाई डी एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। 2y dy बाई डी एक्स dt बाई डी एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए सेक्शन डी में बोलिए। सेक्शन डी या सेक्शन ई में एक्सरसाइज 1 पार्ट फर्स्ट की बात कर रहा हूँ मैं। एक्सरसाइज 1 पार्ट फर्स्ट में और कुछ हो तो बोलिए बेटा। नहीं तो मैं पार्ट सेकंड पे बढ़ूंगा फिर। D2 का थर्ड, D2 का थर्ड क्या है भाई?
d2 का थर्ड। अच्छा, x dy माइनस वाई डी एक्स। तो x dy माइनस वाई डी एक्स है, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को तो नीचे लिया उसमें से, है ना भाई। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर या किसको नीचे ला सकते हैं वो देखो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर या किसी को नीचे लिया है भाई। एक टर्म तो एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स है, तो कहीं ना कहीं एग्जैक्ट से जमा रखा होगा। तो अगर हम d2 के थर्ड की बात करें तो एक्स डी वाई वाई डी एक्स है। तो आप देखो कि नीचे क्या इसको लाएं कि अपन इधर, क्योंकि इधर तो एक्स डी वाई और वाई डी एक्स। हाँ, तो अब टर्म का एडजस्टमेंट देखो क्या बन सकता है क्या नहीं बन सकता। सोचो जल्दी जल्दी क्या है क्या नहीं, क्योंकि टर्म का एडजस्टमेंट करके देखना पड़ेगा, क्योंकि जिस हिसाब से पावर वगैरह आ रही है तो उस हिसाब से तो ये बनता है एक्स डी वाई वाई डी एक्स। वाई बाई एक्स होगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। हम्म, तो एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, तो डी ऑफ वाई बाई एक्स में तो उसमें चला जाएगा। d2 के थर्ड की बात हम कर रहे हैं। भाई ये 3y dx है, तो 3x स्क्वायर अगर हम अंदर ले लें तो ये बन जाएगा एक्स क्यूब। हाँ देखो, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स तो दे ही रखा है, ये एक्स की पावर 10 दे रखा है और मुझे वाई 4 दे रखा है। अंदर कितना दे रखा है 3y dx प्लस ये कितना दे रखा है 4x dy, तो 4x dy दे रखा है। अब देखो ये 3dx है, तो कहीं ना कहीं अगर मैं एक्स क्यूब को अंदर ले लूं, एक्स स्क्वायर को अंदर ले लूं, तो एक्स स्क्वायर को अंदर ले लूंगा तो ये बन जाएगा मेरा 4x क्यूब। एक्स क्यूब को अंदर ले लूं और वाई स्क्वायर को अंदर ले लूं, तो अगर मैं एक्स क्यूब को अंदर ले लूं भाई, जिससे 3 और 4 एडजस्ट हो जाए, ऐसा कुछ करें अपन, ये 3 और 4 एडजस्ट हो जाए तो अपना काम बन जाए, है ना। तो उसके लिए क्या अंदर ले सकते हैं, वही मेरे ख्याल से बनना चाहिए ना। देखो क्या उसके अलावा कुछ बन रहा है कि यही बन रहा है जो मैं कह रहा हूँ। बताओ जल्दी से। अंदर क्या टर्म लेके जाएं कि ये 3 और 4 का यूज हो जाए। 3 4 का यूज हो जाए, या फिर आप 6 और 8 भी बना सकते हो। रिक्वायरमेंट ऐसी कि आप 6 और 8 भी बना सकते हो भाई, आप 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके 6 और 8 भी बना सकते हो। आप 6 और 8 भी बना सकते हो, या आपकी इच्छा है कि आप क्या बनाना चाहते हो, लेकिन सोचना पड़ेगा आपको, बिना सोचे काम नहीं चलेगा। इसीलिए मैं जोर दे रहा हूँ कि आप इसको सोचें और बताएं कि भाई आपको इन 3 और 4 का इस्तेमाल करना है। अब ये 3 और 4 का इस्तेमाल कैसे करते हो ये आप पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन बिना 3 और 4 का इस्तेमाल करे कुछ नहीं बनेगा। और थोड़ा जल्दी सोच के बताओ मुझे अंदर क्या ले जाएं कि ये 3 और 4 का इस्तेमाल हो जाए। आप ही को बताना है।
वाई क्यूब और एक्स स्क्वायर को अंदर ले जाएं, ठीक है। तो वाई क्यूब को अंदर ले जाएं और एक्स स्क्वायर को अंदर ले जाएं। तो वाई क्यूब और एक्स स्क्वायर को अंदर ले जाएं अपन, वाई क्यूब और एक्स स्क्वायर को अंदर ले जाएं, तो ये एक्स की पावर 8 हो जाएगा और वाई हो जाएगा। तो हम एक्स स्क्वायर और वाई क्यूब को अंदर ले जाने हैं, तो वाई की पावर 4 एक्स स्क्वायर डीएक्स हो गया और यहाँ पे 4 हो गया। हम एक्स स्क्वायर को अंदर लेके गए तो एक्स क्यूब हो गया और वाई की पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इंटू डी वाई हो जाएगा, ठीक है। हाँ तो बन जाएगा यहाँ वाली, ये टर्म एडजस्ट होगी बेटा। देखो अगर कहीं ना कहीं आप इसको कितना लिख सकते हो, डी ऑफ कितना लिख देंगे अपन, एक्स क्यूब वाई 4। देखो तो 3x स्क्वायर डी एक्स वाई 4 एज इट इज 4x क्यूब, 4x क्यूब कहाँ एडजस्ट हुई यार, अच्छा वाई क्यूब है ना, ठीक है, वाई क्यूब को अंदर ले गए थे अपन, हाँ। तो 4y क्यूब एक्स क्यूब डी वाई, ठीक है, ये एडजस्ट होगी, सही है सही है सही है। बस तो बन जाएगा। अब इसको इधर ले जाओ सारे को, अब ये जो भी बच रहा है ना इसको इधर लेके जाना पड़ेगा, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स। अब इसको इधर लाओ सारे को और फिर एडजस्टमेंट देखो क्या बनेगा। ये इधर का तो फाइनल हो गया एडजस्टमेंट तुम्हारा, इधर का तो फाइनल हो गया। अब तुम्हें इस टाइप वाले को लगाना है कि इस टाइप वाले का क्या बन सकता है क्या नहीं बन सकता है, वो तुम्हें एडजस्टमेंट कर लेना है ना। तो वो देखो किसका बनेगा, फिर फटाफट जल्दी से सोचो। -1/x y का, लेकिन x की पावर 8y को एडजस्ट करना पड़ेगा भाई। एक्स क्यूब को अपन अंदर लेके गए हैं, एक्स स्क्वायर को अंदर लेके गए हैं, तो एक्स की पावर 8 बच रहा है। ये टर्म तो एडजस्ट होगी, इसको करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब इसको, अब तुम ये सोच के रखना कि इसको क्या अब इसको लीनियर से करते नहीं कर सकते हैं, वो एक ऑब्जर्व कर लेना, ठीक है। चलो, अब इसका एडजस्टमेंट और बना के देखना, अगर बन जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं ही कुछ करूंगा और क्या। चलो, इसके अलावा क्या है अगला बोलो, इसके अलावा बोलो अगला। इसके अलावा एक्सरसाइज 1 पार्ट फर्स्ट में कुछ और हो तो बोलो। एक्सरसाइज 1 पार्ट फर्स्ट में इसके अलावा कुछ। E2 का, E2 का फर्स्ट और सेकंड तो डायरेक्ट हो जाएगा ना, ये तो क्लास में करा दिया था मैंने। इंटीग्रेट करते जाओ, E2 के सेकंड में भी इंटीग्रेट करेंगे तो पहले ये कितना हो जाएगा, डबल डेरिवेटिव, और डी स्क्वायर वाई बाई एट का डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, प्लस सी आ जाएगा। सेकंड तो आसान है बेटा, सेकंड तो पूछ लो भाई। जब वाई ट्रिपल डैश है और इधर वाई डबल डैश है, इंटीग्रेट करोगे तो वाई डबल डैश ये वाई डैश प्लस सी आ जाएगा। सी निकालने के लिए इंफॉर्मेशन सारी दे ही रखी है, ये तो आसानी से हो जाएगा। फिर एक बार और इंटीग्रेट कर देंगे, ये तो मेरे ख्याल से हो जाएगा सीधा। पार्ट सेकंड में आओ फिर, पार्ट सेकंड में, पार्ट सेकंड जल्दी जल्दी बोल दो, फिर आगे थ्योरी भी पढ़नी है। पार्ट सेकंड में बोलो। कांस्टेंट किसी भी साइड रखो बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ता, कांस्टेंट अपने आप वैल्यू ले लेगा। जैसे आपने इधर जोड़ा, वैल्यू +1 आ रही है, इधर जोड़ोगे तो -1 आएगी, तो वो इधर आके अपने आप +1 हो जाएगा। कांस्टेंट किधर भी जोड़ दो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर वो वैल्यू निकालनी है तो अपने आप एडजस्ट होके आ जाएगी, है ना? चलो पार्ट सेकंड में कुछ हो तो बोलो जल्दी से, पार्ट सेकंड में कुछ हो तो जल्दी से बोलो, फटाफट बोलो।
चलो जल्दी बोलो, नहीं तो मैं क्लास नोट स्टार्ट करवाऊंगा बेटा। 5:31 हो गए। 8:3 में 1 1 होगा ना, क्या पूछ रहा है बेटा 8:3 में? A2 तो क्या है, असेंशियल आर्बिट्री कांस्टेंट तो कम हो जाएंगे ना इसमें। C1 प्लस C2 को 1 लिख दो। फिर ये सी, ये तो करा दिया मैंने, ये तो करा रखे हैं सवाल, इससे अच्छे सवाल क्लास में कर रखे हैं। A2 तो पूछने लायक नहीं है बेटा, A2 तो करा दिया मैंने, इससे ज्यादा अननोन वाले सवाल करा दिए थे। चलो तो फिर मुझे लग नहीं रहा कि तुम लोग कुछ ज्यादा पूछने वाले हो। चलो तो फिर क्लास नोट पे आ जाओ, है ना, क्लास नोट निकालो, है ना। चलो आ जाओ, क्लास नोट पे आ जाओ फिर। हाँ तो क्लास नोट पे आ जाते हैं फटाफट। चलो अच्छा बताओ कहाँ तक पहुंच गए थे अपन। वो एक सवाल मैंने होमवर्क में दिया था, वो हो गया क्या, पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन वाला, कि नहीं हुआ? एक ट्राइसेक्शन वाला सवाल होमवर्क का था, वो हुआ कि नहीं हुआ? हो गया, ठीक है। चलिए वैसे तो मैंने डायग्राम बना ही दिया था, है ना, फिर भी मैं चलो एक चीज और बताता हूँ। देखो एक और जानकारी आप दिमाग में रखें कि कभी भी आपको जैसे मान लीजिए पैरेललोग्राम वगैरह कुछ लाइट करना है ना, तो जैसे ABCD आप ले लो, ये ले लिया, है ना। तो जैसे आप इसको ओरिजिन लोगे, इसको मान लीजिए B वेक्टर ले लिया, इसको D ले लिया, और अगर आप पैरेललोग्राम की बात कर रहे हैं तो आप इसको B प्लस डी भी ले सकते हैं बेटा। पैरेललोग्राम की बात कर रहे हैं तो आपको इसको B प्लस डी, तो आपके 3 की जगह 2 ही अननोन रहेंगे, B और D, 2 ही वेक्टर रहेंगे। समझ में आ गया, B प्लस डी क्यों ले सकते हैं? पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम लो, दिस इज B, दिस इज D, तो ये B प्लस डी, तो आप चौथा वर्टेक्स B प्लस डी ले लो, इससे कैलकुलेशन थोड़ी सी और आसान होती है। यस और नो, ये B, ये D, तो ये आप B प्लस डी, तो उससे कैलकुलेशन और आसान हो जाएगी अगर आप पैरेललोग्राम वगैरह की बात कर रहे हैं तो। ठीक है, चलिए अब आज अपने को पढ़ना है डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो। तो डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो, पहले डायरेक्शन कोसाइन की बात करते हैं, डायरेक्शन कोसाइन की बात करते हैं। तो इसमें लिखें, डायरेक्शन कोसाइन में लिखें, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर, direction cosine of a vector are the cosine of angle, direction cosine of a vector are the cosine of angle, are the cosine of angle made by vector, cosine of angle made by vector with positive direction of axis, with positive direction of axis. Direction cosine of a vector, direction cosine of a vector are the cosine of angle made by a vector with positive x, y and z axis, ऐसे भी लिख सकते हो, with positive x, y and z axis.
direction cosine of a vector are the cosine of angle made by the vector with positive x, y and z axis and denoted by L, M, N respectively और इसको हम डिनोट किससे करते हैं, LMN से डिनोट करते हैं रेस्पेक्टिवली। थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको। जैसे मान लीजिए कि हम एक क्यूबॉइड बना के बात करते हैं, ये हमारा 3 डायमेंशन फिगर है, ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। कोई भी वेक्टर ले लें हम, ओपी वेक्टर, ये ओपी वेक्टर ले लिया, पी एक्स वाई जेड है, तो ये ओरिजिन है। तो अब ध्यान से समझिएगा इस बात को। तो इससे जो एंगल है ओपी वेक्टर का, ये एंगल अल्फा है, वाई एक्सिस से एंगल मान लीजिए बीटा है और जेड एक्सिस से एंगल गामा है। पॉजिटिव एक्स वाई जेड एक्सिस से एंगल अल्फा बीटा गामा है। तो अगर ये ओपी वेक्टर है, जो मैंने एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के लिए कुछ भी ले सकते हैं आप वेक्टर, है ना, ये भी लेट कर सकते थे आप ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, है ना, ये भी लेट कर सकते हैं, इसे ये भी लेट कर सकते हैं, तो कुछ भी लेट कर सकते हैं, है ना। तो एल जो होगा उसको हम बोलते हैं कॉस अल्फा, एम जो होगा वो होता है कॉस बीटा और एन जो होगा वो होगा कॉस गामा। हमने लिखा ना, हमने क्या लिखा, वेक्टर डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर आर द कोसाइन ऑफ एंगल मेड बाय द वेक्टर विद पॉजिटिव एक्स वाई एंड जे सकते हैं। तो पॉजिटिव एक्स वाई जेड एक्सिस से एंगल अल्फा बीटा गामा बन रहे हैं, तो उनके कोसाइन क्या होंगे, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। अब हम एक छोटा सा फॉर्मूला यहाँ इनके लिए डेवलप करना चाह रहे हैं, तो समझो, अगर हम इसको 3 डायमेंशन में मिलाएंगे तो ये एंगल 90 डिग्री होगा, 3 डायमेंशन में मिलाएंगे तो ये एंगल 90 डिग्री होगा। ये डिस्टेंस आपको x पता है और ये डिस्टेंस आपको x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पता है। ये डिस्टेंस आपको x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पता है। कौन सी डिस्टेंस, OP। अब समझिए कि इस ट्राइंगल में, किसमें, OPX, इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ मैं, OPX। तो इस OPX में अगर मैं आपसे कहूँ अल्फा की बात, तो ये अल्फा, ये 90, तो ये बेस हो जाएगा OX और OP आपका क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस। तो OP अपॉन हाइपोटेनियस मतलब ये हो जाएगा x अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये आपके पास कॉस अल्फा हो जाएगा। अगर आप कॉस बीटा निकालेंगे तो वो हो जाएगा OY अपॉन OP, दिस इज y और दिस इज OZ, है ना। तो ये हो जाएगा y अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और ये हो जाएगा आपके पास OZ अपॉन OP। तो x या ABC भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मैं इनको ABC ले लूंगा। तो मैं ये OA लिख देता हूँ, इसको OB लिख देता हूँ, इसको एक्स वाई जेड, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो जाएगा z अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस। और एक रिलेशन जो हम इसमें आसानी से देख सकते हैं कि तीनों डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का सम हमेशा कितना होता है, तीनों डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का सम हमेशा कितना होता है। अगर तीनों को स्क्वायर करके ऐड करें तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, इसको लिखिए फिर थोड़ा आगे लिखिए। वॉइस तो मेरे ख्याल से नहीं, वॉइस पूरी आनी चाहिए। आवाज कम आ रही है क्या बेटा, आवाज कैसे आ रही है, कम आ रही है क्या या ठीक आ रही है? कम आ रही है थोड़ी, अच्छा देखते हैं, कुछ चेक करते हैं। वैसे इसके हिसाब से तो पूरी बता रहा है। अब कैसे आ रही है, अब ठीक है, अब सही है।
ऐसा तो नहीं, ब्लूटूथ नहीं, ब्लूटूथ तो कनेक्ट है। ठीक है, अब ये लिख लिया हो तो डन बोलें। ये 90 बेटा एक्चुअली आपको 3D में ऑब्जर्व करना पड़ेगा ना। अगर आप इस एंगल को 90 देखना चाहते हैं तो आपको अपने घर के कमरे को, जिस कमरे में आप बैठे हो उसको ऑब्जर्व करें, है ना। तो अब जिस कमरे में आप बैठे होंगे, तो उस कमरे को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो उस कमरे में एक, आप जहाँ बैठे हो उसके पीछे की तरफ वाला कॉर्नर और आपके फ्रंट का अपोजिट कॉर्नर, तो वो आपका ओपी बनेगा। आप जिसमें बैठे हो तो उस कमरे में पीछे की तरफ लेफ्ट हैंड वाला कॉर्नर नीचे और सामने की तरफ राइट हैंड वाला कॉर्नर ऊपर, ये आपका डायगोनल ओपी बनेगा। तो अगर ये डायगोनल ओपी बनेगा, डायगोनल ओपी बता रहा हूँ मैं आपको, अगर 3D में, क्योंकि यहाँ तो आपको 3D दिखेगा नहीं, तो आप अपने कमरे को ऑब्जर्व करें कि आप एक कमरे में बैठे हैं, वो एक क्यूबॉइड है और उसमें जहां आप बैठे हो, हाँ, वो बॉडी डायगोनल ही है ना। तो उसमें आपको ओपी वो रहेगा, आप बैठे हो ना तो पीछे की तरफ आपका लेफ्ट वाला नीचे वाला कॉर्नर और सामने की तरफ राइट वाला अपर कॉर्नर, वो बॉडी डायगोनल ओपी होगा, है ना। तो अब जैसे क्या होगा कि जैसे वो बॉडी डायगोनल होगा तो ये जो 90 दिख रहा है ना, ये एक फेस होगी सामने, और नीचे वाली लाइन जब इस फेस को आके मिलेगी तो आप देखोगे वो 90 पे आके मिलेगी। उधर नीचे वाली लाइन जब फेस को आके मिलेगी ना सामने, तो 90 पे आके मिलेगी। तो जैसे वो आप ऑब्जर्व करोगे वो आसानी से दिख जाता है ना। चलो, अच्छा अभी हो गया। चलो अब इसके बाद स्टार बना के लिखो, इसके बाद स्टार बना के लिखो। Numbers which are proportional to direction cosine, numbers which are proportional to direction cosine are called direction ratio. Numbers which are proportional to direction cosine are called direction ratio. Numbers which are proportional to direction cosine are called direction ratio. Numbers which are proportional to direction cosine are called direction ratio. Numbers which are proportional to direction cosine are called direction ratio. Numbers which are proportional to direction cosine are called direction ratio. है। तो फॉर एग्जाम्पल ऐसे लिखो, फॉर एग्जाम्पल डायरेक्शन रेशियो आर एक्स कोमा वाई कोमा जेड, डायरेक्शन रेशियो आर एक्स कोमा वाई कोमा जेड। हम ये कह रहे हैं कि नंबर्स विच आर प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइन आर कॉल्ड डायरेक्शन रेशियो। तो अगर आप यहाँ पे इसको देखें तो मैं कहीं ना कहीं कह सकता हूँ कि एल किसके प्रोपोर्शनल है, एक्स के, एम किसके प्रोपोर्शनल है, वाई के, एन किसके प्रोपोर्शनल है, जेड के। भाई ये जो 1/√x² + y² + z² है, इसको मैं एक टाइम के लिए प्रोपोर्शनल कांस्टेंट समझ लूँ तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है। भाई इस लाइन को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, एल इज प्रोपोर्शनल टू एक्स, एम इज प्रोपोर्शनल टू वाई और एन इज प्रोपोर्शनल टू जेड। यस और नो? अरे भाई के आ गया तीनों में, एल बराबर एम के, एन बराबर एन बाय और एन बराबर के जेड, बस तो वो के ये हो जाएगा। तो आप अगर आसान शब्दों में समझना चाहें तो ये जो वेक्टर लिखा हुआ है या ये जो वेक्टर लिखा हुआ है, इसके जो एक्स वाई जेड है वो आपके डायरेक्शन रेशियो बन जाते हैं। जो एक्स वाई जेड है वो डायरेक्शन रेशियो बन जाएंगे, है ना। बस 1/OP आपका प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हो जाएगा। तो आसान शब्दों में समझा जाए तो डायरेक्शन रेशियो कहीं ना कहीं आपका क्या बन जाएगा, एक्स वाई जेड बन जाएगा। ठीक है, एक और चीज लिखिए, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन joining टू पॉइंट्स, direction ratio of line joining 2 points, direction ratio of line joining 2 points, direction ratio of line joining 2 points a x1 comma y1 comma z1 and b x2 comma y2 comma z2, direction ratio of
two points, direction ratio of line joining 2 points, direction ratio of line joining 2 points a x1 y1 x1 y1 z1 and b x2 y2 z2 are, आप ऐसे भी लिख सकते हैं x2 माइनस x1 b इक्वल्स टू y2 माइनस y1 और c इक्वल्स टू z2 माइनस z1। या तो आप ऐसे लिख दें या ऐसे भी लिख सकते हैं a इक्वल्स टू x1 माइनस x2 b इक्वल्स टू y1 माइनस y2 और c इक्वल्स टू z1 माइनस, है ना। वेक्टर ऐसे ही तो बनता है भाई, x1 ये जैसे ये 3D में लिखा हुआ है, मैं इससे कहता है वेक्टर बनाओ तो कैसे बनाते हैं, ऐसे ही तो नहीं बनाते, x2 माइनस x1 आई y2 माइनस y1 ये z2 माइनस z1 के। तो ए बी वेक्टर बनाते तो बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर, लेकिन जब लाइन की बात करेंगे तो ए बी बी ए, डायरेक्शन तो होगी नहीं, लाइन तो दोनों तरफ से हो सकती, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये वही तो चीज बन गई x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। यस और नो बोले इस पे तुरंत फटाफट, फिर सवाल करेंगे आगे, है ना। पॉइंट है तो ऐसे करेंगे ना, ठीक है। चलिए अब मैं सवाल कराता हूँ फटाफट फटाफट जल्दी। फाइंड डायरेक्ट डीसी एंड डीआर ऑफ वेक्टर, छोटे छोटे सवाल से शुरुआत करेंगे। फाइंड डीसी एंड डीआर ऑफ वेक्टर, डीसी डीआर डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन डीसी डीआर ऑफ वेक्टर ए इक्वल्स टू 2y माइनस जे प्लस माइनस 2k। मान लीजिए वेक्टर दिया है, आपको डीसी डीआर निकालना है। तो देखिए अब आपको दिमाग तो लगाना नहीं है, अगर वेक्टर लिखा हुआ है तो डायरेक्शन रेशियो आप डायरेक्ट लिख दीजिए, कितना 2 माइनस 1 माइनस 2, खत्म, ये डीआर होगा। और आपको अगर डीसी चाहिए डायरेक्शन कोसाइन, तो डायरेक्शन कोसाइन चाहिए तो 2 अपॉन अंडर रूट 4 प्लस 1 प्लस 4 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 4 प्लस 1 प्लस 4। ये 4 प्लस 1 प्लस 4 याद है कैसे लिखा उन्होंने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ये होगा 2/3 माइनस 1/3 माइनस 2/3। यस और नो बोल दे फटाफट। डीसी डीआर ऑफ वेक्टर, जल्दी से बोलें, छोटा सा सवाल फटाफट। तो वेक्टर दिया हुआ है तो डीसी आपको डायरेक्ट पता लग जाएगा, और डायरेक्शन रेशियो है ना, और नीचे चाहिए तो ई स्क्वायर। मान लीजिए मैं पूछ लेता, फाइंड डीसी एंड डीआर ऑफ लाइन joining, find DC and DAR of line joining A 1 2 3 and B। B आ गया तुम्हारे पास बेटा, -4 1 और 4 मान लीजिए। फाइंड डीसी डीआर ऑफ लाइन जोइनिंग। अब यहाँ ध्यान दो, जब हम लाइन की बात करेंगे तो हमारे पास दो सेट बनते हैं ना, डीसी डायरेक्शन कोसाइन के, जबकि हम वेक्टर की बात करते हैं तो एक ही सेट बनता है। वेक्टर का एक ही सेट क्यों बनता है, क्योंकि वेक्टर की अपनी डायरेक्शन फिक्स होती है, लेकिन जब हम लाइन की बात करेंगे तो दो सेट बनाने पड़ेंगे, क्योंकि उसमें डायरेक्शन का कुछ भी फिक्स नहीं होता है। तो कैसे बात करेंगे कि आपको डी आर चाहिए इसमें, तो 1 माइनस 1 5 2 माइनस 1 1 और 3 माइनस 4 माइनस 1, ये डी आर होगा। ये भी लिख सकते हो और आप ये भी लिख सकते हो, -1 और 1। और डायरेक्शन कोसाइन की बात करें तो फिर हमारे पास कितना हो जाएगा, 5/27 1/√27 -1/√27, या तो फिर -5/√27 -1/√27 और 1/√27। हाँ ठीक है, ये क्लियर है, यस और नो बोले। ये उसी से निकालना बेटा, x2 माइनस x1 1 माइनस 4 5 2 माइनस 1 1 3 माइनस 4 3। लिखने की जरूरत तो नहीं है ना वो।
बता दूं ना, छोटे छोटे से सवाल है, कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं, आना चाहिए अपने को। फाइंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन, फाइंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन, फाइंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन which makes equal angle with coordinate axis, which makes equal angle with coordinate axis, which makes equal angle with coordinate axis. Find direction cosine of line which makes equal angle with coordinate axis. Find direction cosine of line which makes equal angle with coordinate axis. एक्सिस से एंगल इक्वल बनाए बेटा, मतलब आपको ऐसा दे दिया अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा दिया, विच मैक्स इक्वल एंगल विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस। हो गया बेटा, छोटा सा सवाल है। हाँ वेरी गुड भाई, ये बराबर है, इसका मतलब cos अल्फा cos बीटा और cos गामा बराबर है, इसका मतलब एल एम एन बराबर है। अब चूंकि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर तो कितना होता है 1, तो 3l स्क्वायर बराबर 1, एल बराबर प्लस माइनस 1। तो डायरेक्शन कोसाइन आपका क्या हो जाएगा, या तो आप प्लस वाला सेट ले लें एक पूरा, या तो फिर आप माइनस वाला। करेक्ट है, यस और नो बोल दे फटाफट। करेक्ट है, यस और नो बोलने जल्दी से। ये आपका था बेटा थर्ड क्वेश्चन। पहले हमने वेक्टर के डीसीडीआर निकाले, फिर लाइन के डीसीडीआर निकाले, वो दूसरा सवाल था, ये तीसरा सवाल था, और अब चौथा लिखेंगे बेटा। चौथा लिखेंगे, फाइंड वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5, फाइंड वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5, फाइंड वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5, फाइंड वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 which makes angle, which makes angle 60 degree and 45 degree, 60 degree and 45 degree with positive x and y axis, with positive x and y axis, with positive x and y। एक चीज आप याद रखें कि जैसे आपने पहले भी किया कि 5 मैग्नीट्यूड का वेक्टर चाहिए, तो हमें सबसे पहले कहीं ना कहीं एक यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा। और एक बात अपने दिमाग में हमेशा रखें कि ये जो वेक्टर होता है एल आई प्लस एम जे प्लस एन के, ये कहीं ना कहीं बेटा यूनिट वेक्टर होता है। एल आई प्लस एम जे प्लस एन के वाला जो वेक्टर होता है, ये कहीं ना कहीं क्या होता है, एक यूनिट वेक्टर होता है। कारण समझ में आता है ये यूनिट वेक्टर क्यों होगा, एल आई प्लस एम जे प्लस एन के यूनिट वेक्टर क्या होगा समझ में आता है, मैग्नीट्यूड 1 हो गया ना, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कितना होगा 1, और एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1 होगा, तो मैग्नीट्यूड कितना होगा 1। चलिए करिए, अब आप करिए।
है ना। राहुल बेटा, अब अगर तुम्हें लो वॉइस आ रही है बहुत ज्यादा, तो ये मेरे ख्याल से तुम्हारा खुद का इंटरनल फॉल्ट है। मैं पूछ चुका हूँ क्लास में, इतनी कम भी वॉइस नहीं आ रही है जैसा बाकी लोग बता रहे हैं, है ना। अब तुम कब से लिखे जा रहे हो, वॉइस लो आ रही है, तो एक बार तुम खुद से डिस्कनेक्ट होके दोबारा आओ, है ना। इतनी कम नहीं है, हो सकता है आज रोज की तुलना में थोड़ी कम हो। हाँ, तो थोड़ी कम होगी, पर इतनी भी कम नहीं होगी कि सुनाई ना दे, है ना। थोड़ी कम होगी मान सकते हैं, पर अब ये जो राहुल बार बार लिख रहा है वेरी लो वेरी लो वेरी लो, तो नहीं होगी, है ना। अच्छा, अब कुछ बच्चे तो लिख रहे हैं कि भाई उसका कंप्यूटर की वो सही नहीं होगी, कुछ नहीं होगी। एक बच्चे ने ये भी लिख दिया कि सर आप आज एनर्जेटिक कम लग रहे हो। तो बेटा एनर्जेटिक ज्यादा कैसे लगते हैं, क्या नाच के दिखाते हैं तब एनर्जेटिक लगते हैं क्या? एक बच्चा लिख रहा है सर आज आप कम एनर्जेटिक दिख रहे हो। एनर्जेटिक ज्यादा कैसे दिखेंगे? चलो आ जाते हैं। तो अब देखो कहीं ना कहीं उसने क्या दे दिया है अपने को, अल्फा 60 डिग्री दे दिया, तो एल आ जाएगा कॉस 60 1/2। बीटा उसने 45 दे दिया, तो एम आ जाएगा कॉस बीटा कॉस 45 1/√2। अब चूंकि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कितना होता है 1, तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1 है, तो आपका 1/4 1/2 और एन स्क्वायर बराबर 1 हो गया। एन स्क्वायर 1/4 हो गया, तो एन प्लस माइनस 1/2 हो गया। तो यूनिट वेक्टर अगर आप लिखना चाहेंगे, तो यूनिट वेक्टर आपका हो जाएगा बेटा I/2 माइनस J/√2 प्लस माइनस K/2, है ना। और वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 आपको चाहिए, है ना। वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 अगर आपको चाहिए, तो वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 इंटू I/2 माइनस J/2 प्लस माइनस K/2। यस और नो बोलना जल्दी। छोटे छोटे से सवाल में एक आधी सवाल इसमें बड़ा बनता है, बाकी कोई बहुत ज्यादा बड़ा सवाल नहीं बनता है। क्या अच्छा मैंने प्लस लिख दिया क्या? ऊपर सही कर दिया है। हो गया हो तो डन बोले बेटा, जल्दी से आगे बढ़ जाएंगे। चलिए अगला सवाल लिखिए। इफ अल्फा बीटा गामा आर डायरेक्शन एंगल ऑफ ए लाइन, इफ अल्फा बीटा गामा, इफ अल्फा बीटा गामा, इफ अल्फा बीटा गामा आर डायरेक्शन एंगल ऑफ ए लाइन, if alpha beta gamma are direction angle of a line, then find value of, then find value of, then find value of first part sin square alpha plus sin square beta plus sin square gamma, और second part
cos टू अल्फा, cos टू बीटा, cos टू गामा। छोटा सा सवाल है, तो ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। हाँ, बहुत सीधा सा सवाल है, बहुत सीधा सा सवाल है। भाई आपको ये तो पता ही है कि भाई cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा ये कितना होता है? 1। तो इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा लिखते हैं, तो ये भी 1 होगा। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो ये फर्स्ट का आंसर आ गया। अब आप इसको चाहते हैं तो चाहे तो इस पे लाएं या चाहे तो इस पे भी ला सकते हैं। इसको आप 1 माइनस कॉस टू अल्फा अपॉन 2 लिख दीजिए, इसको 1 माइनस कॉस टू बीटा अपॉन 2 लिख दीजिए, इसको 1 माइनस कॉस टू गामा अपॉन 2 लिख दीजिए, इक्वल टू 2। तो ये हो गया बेटा 4 3 माइनस 1। करेक्ट है। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस। ये दोनों आंसर आ गए। अब हो गया हो तो डन बोलिए, एक अच्छा सवाल लिखेंगे, एक अच्छे क्वेश्चन पे आते हैं। if direction cosine of two lines, if direction cosine of two lines, if direction cosine of two lines given by relation, given by relation, given by relation 3l plus m plus 5n equals to 0 and 6mn 6mn minus 2nl 2nl plus 5mn equals to 0 if direction cosine of two lines given by the relation this, या इसकी जगह से कर लो, फाइंड ही कर लो, find direction cosine of two lines given by relation this and this and also find, and second part करके लिखो, and second part also find angle between lines। कई बार ये सवाल भी बन जाता है, and also find angle between lines। देन तो आपको दो लाइन के डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं और ऑल्सो फाइंड एंगल बिटवीन लाइन, ये अभी थोड़ा बाद में आएगा। ये पार्ट अभी हम बाद में बात करेंगे, जब हम दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना सीख लेंगे तब हम इस पे आएंगे। अभी हाल फिलहाल हम ऐसी बात करें। कई बार सवाल बनता है ये, है ना, कई बार सवाल बनता है और दो रिलेशन वो आपको देता है ना, दो रिलेशन, वो कोई से भी दो रिलेशन देगा और एक रिलेशन कहीं ना कहीं आप जानते हैं। क्वेश्चन लिख लिया हो तो डन बोलो, मैं थोड़ा सा रफ करके फिर आगे सोल्व करने की बात करता हूँ। तो अब ये दो रिलेशन दिए हुए हैं, है ना, ये दो रिलेशन मुझे दिए हुए हैं। इसको आप 1 समझ लें, इसको 2 समझ लें, कहीं ना कहीं इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ -3 माइनस 5 है। भाई मैं 3 से 2 में रह जाता हूँ, तो यहाँ से किसी भी एक की वैल्यू निकाल के इसमें पुट करता हूँ, तो 6 माइनस 3l माइनस 5 है इंटू एन माइनस 2nl प्लस 5 माइनस 3l माइनस 5 है इंटू एल बराबर 0।
सिंप्लीफाई कर लें इसको थोड़ा सा, तो एक क्वाड्रेटिक कहीं ना कहीं ये बन जाएगी। करो सिंप्लीफाई करके देखो क्या क्वाड्रेटिक बन गई। एक क्वाड्रेटिक बननी चाहिए ये। देखो क्या बन गई बताओ मुझे। क्वाड्रेटिक बननी चाहिए एल स्क्वायर प्लस 3ln प्लस 2n स्क्वायर इक्वल टू 0। देखो बन गई क्या ये। यस और नो बोले, बन रही कि नहीं बन रही। बन रही ठीक, नहीं बन रही तो कैलकुलेशन चेक करो बेटा, कॉमन लेके के बन जाएगी। नहीं बन रही तो कॉमन लेके के देखो क्वेश्चन से बनेगी है ना। इसके फैक्टर करोगे तो ये कुछ इस तरह के फैक्टर आ जाएंगे एल प्लस 2n इक्वल टू 0। इसका मतलब दो ऑप्शन होंगे, एल प्लस एन 0 हो सकता है, एल प्लस 2n 0। अब ये एल बराबर माइनस एन हो गया, समझना इसको। इक्वेशन 1 से आप बात करेंगे तो m बराबर एल की जगह भी मैं माइनस एन डाल दूं, तो m बराबर आपका कितना हो गया बेटा, -2n हो गया। और चूंकि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कितना होता है 1। इधर सोल्व कर देता हूँ थोड़ा सा। तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर मतलब एन स्क्वायर प्लस 4n स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो n की वैल्यू आ गई आपके पास +-1/√6। तो देखो डायरेक्शन कोसाइन जो होंगे, मैं एक लाइन के लिखता हूँ L1 M1 और N1 के। ये डायरेक्शन रेसाइन आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं -n -2n और n, L1 M1 और N1। या आपका आंसर ऐसे भी हो सकता है -1/√6 -2/√6 और 1/√6। या आप ऐसे भी आंसर दे सकते थे 1/√6 2/√6 और माइनस। डायरेक्शन कोसाइन की बात करें, पहली वाली लाइन के डायरेक्शन कोसाइन ये आ जाए। और अगर आप दूसरी वाली लाइन के लिए निकालो, दूसरी वाली के भी निकालो, ऐसे एल बराबर -2n हो गया। इक्वेशन 1 में यूज करोगे तो m बराबर -2n -5n, m बराबर -n हो जाएगा। वही यूज करो एलिमेंट का, तो आपके पास तीन चीजें आ जाएगी, L2 M2 और N2 आ जाएगा। तो जाएगा -2n -n और n। फिर वही n की वैल्यू डाल देना, इससे निकालोगे ना एल स्क्वायर एम स्क्वायर और एन। तो एक लाइन के डायरेक्शन कोसाइन यहाँ आ जाएंगे और एक लाइन के डायरेक्शन कोसाइन वहां आ जाएंगे। दोनों लाइनों के डायरेक्शन कोसाइन आ जाएंगे।
कहाँ पे मेरा गलत है बेटा? अच्छा, यहाँ प्लस एन होगा ना, 6 प्लस एन हो जाएगा। कर दिया मैंने, सही कर दिया। हो गया। इसके बाद पढ़ते हैं बेटा डॉट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। डॉट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। डेफिनेशन आप लिखते हैं, बाद में फिर कल करेंगे। डॉट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, वैसे तो थोड़ा बहुत फिजिक्स में भी सिखा दिया होगा तुम्हें, क्योंकि फिजिक्स में बिना इसके काम नहीं चलता है ना। डॉट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। तो लिखो फिर, डॉट या स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स A and B is denoted by A dot B। ये डॉट आता ना A dot B, इसीलिए इसको डॉट भी बोलते हैं। डिनोटेड बाय A dot B एंड डिफाइन एज। डिफाइन कैसे करते हैं? A dot B बराबर होता है मॉड A मॉड B cos थीटा। थीटा इन दोनों के बीच का एंगल होता है। ये A वेक्टर आपका, ये B वेक्टर आपका, और इनके बीच का एंगल थीटा होता है। A डॉट बी मॉड A मॉड B cos थीटा, मॉड A मॉड B cos थीटा। मैग्नीट्यूड ऑफ है मैग्नीट्यूड ऑफ B। थीटा जो होता है ये होता है एंगल बिटवीन A एंड B, है ना। इसको इस तरह भी रिप्रेजेंट कर देते हैं A B, एंगल बिटवीन A और B। और इसकी रेंज जो होती है वो कहां से कहां तक जाती है? 0 से पाई। ये एक सिंबल होता है एंगल बिटवीन ए एंड बी, ये लिखा हुआ है, इसका मतलब एंगल बिटवीन ए एंड बी। मैं ऐसे लैंग्वेज लिखूं या मैं रिप्रेजेंटेशन करूं, बात एक ही है। 0 से पाई इसलिए कि भाई 0 हो जाएगा तो दोनों से कोलिनियर हो जाएंगे और लाइक हो जाएंगे, पाई हो जाएगा तो भी दोनों कोलिनियर हो जाएंगे लेकिन अनलाइक हो जाएंगे। 0 टू पाई, है ना। अब इसके बारे में कुछ बातें जो हमें नजर तो आती है लेकिन फिर भी हम लिख रहे हैं, है ना। पहली बात तो ये है कि A डॉट बी ऑलवेज है स्केलर क्वांटिटी। ये हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी होगी ना। A डॉट बी ऑलवेज स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि A डॉट बी जब हम करेंगे तो कॉस थीटा एक कांस्टेंट होगा कहीं ना कहीं, मॉड ए मॉड बी भी मैग्नीट्यूड होगा, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होगी, तो ये कहीं ना कहीं एक स्केलर कांस्टेंट आएगा। तो A डॉट बी ऑलवेज स्केलर क्वांटिटी, तो कहीं ना कहीं इसको स्केलर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट बोलने का जो लॉजिक था वो यही था कि डॉट से डॉट, और ये क्वांटिटी के स्केलर आती है इसलिए इसको क्या बोलते हैं? स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं, पहली बात। तो A डॉट बी इज ऑलवेज ए स्केलर क्वांटिटी। एक चीज तो ये है हमारे पास कि A डॉट बी क्या है? स्केलर क्वांटिटी। दूसरी चीज, इसके एंगल से रिलेटेड हम लिखें कि एंगल बिटवीन टू नॉन जीरो वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू नॉन जीरो वेक्टर्स A and B इज ऑब्ट्यूज अगर A डॉट B क्या है? लेस देन 0,
एक्यूट अगर तो ए डॉट बी ग्रेटर देन 0 और राइट एंगल अगर तो ए डॉट बी कितना है 0। एक्यूट, ऑब्ट्यूस और राइट एंगल, देखो मॉड ए मॉड बी तो हमेशा पॉजिटिव रहने वाले हैं। तो अगर मैं कह रहा हूँ ऑब्ट्यूस है तो कॉस थीटा नेगेटिव होगा, तो ए डॉट बी नेगेटिव होगा। या मैं यूं कह दूं ए डॉट बी नेगेटिव है तो मॉड ए मॉड बी पॉजिटिव होगा, तो कॉस थीटा नेगेटिव होगा, और कॉस थीटा नेगेटिव होगा तो 0 से पाई में कौन सा क्वाड्रेंट लगेगा, सेकंड, तो कहीं ना कहीं ऑब्ट्यूस होगा। एक्यूट है, अल्टीमेटली ए डॉट बी पॉजिटिव है, ए डॉट बी पॉजिटिव है, एक्यूट एंगल है। और राइट एंगल है ए डॉट बी 0, राइट एंगल है तो थीटा 90 कॉस 90 0, तो ए डॉट बी 0। ये हमें ज्यादा याद रखनी, ये एक तरह से हो गया अपने पास कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर वेक्टर। लिख लो इसके साथ, कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर वेक्टर। ये कहीं ना कहीं अपने पास परपेंडिकुलर वेक्टर के लिए क्या गई कंडीशन, कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर वेक्टर, कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर वेक्टर, कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर वेक्टर। लिख लिया यहाँ तक, यस और नो बोले। अब इसके आगे का करेंगे अगली क्लास में। अब मुझे बताइए कल होमवर्क में क्या करके लाएंगे। कल होमवर्क में अपन डिस्कस करेंगे बेटा 3 एक्सरसाइज 1 पार्ट 3 और 2 पार्ट 1। एक्सरसाइज 1 पार्ट 3 और 2 पार्ट 1। क्योंकि क्या है कि मैं कल आपको, क्योंकि फिर कल मैं आपको थोड़ा सा एनसीईआरटी भी दूंगा वेक्टर 3D वाली। तो कल क्या है कि फिर मैं आपको एनसीईआरटी भी दूंगा वेक्टर 3D वाली, है ना, तो कल लेंगे वो। तो आज तो आपके पास यही है 1 पार्ट 3 और 2 पार्ट 1, 1 पार्ट 3 और 2 पार्ट 1। होमवर्क सबको क्लियर है, 1 पार्ट 3 एंड 2 पार्ट 1, 1 पार्ट 3 और 2 पार्ट 1। सर इस टाइम पर नहीं बेटा, कोर्स को रफ्तार देने की अपने को कोई जरूरत नहीं है। अपना कोर्स बहुत अच्छे से चल रहा है, और मेरे ख्याल से तो अपना कोर्स काफी अच्छे से चल रहा है भाई। जो अपने से पहले सी पे शुरू हुआ था, अपने से पहले जो शुरू हुआ था, मेरे ख्याल से अपन उनके बराबर ही है। उनसे एक आध लेक्चर आगे ही होंगे, कम तो है नहीं, है ना। तो जो अपने से पहले पी फेज शुरू हुआ था, अपन उनसे बराबर आगे हैं। और तुम चाहो तो क्रॉस चेक भी करके देख सकते हो, अपन ज्यादा ही पढ़ रहे हैं, कम तो नहीं पढ़ रहे हैं उनसे, है ना, जहां तक मेरा मानना है ना, कि अपना जो अपन थ्योरी पढ़ रहे हैं वो कम तो होगी नहीं, है ना, है ना। तो थ्योरी अपन कम पढ़ नहीं रहे हैं, है ना। ठीक है, तो कम अपना है नहीं, आप चेक कर सकते हो। पढ़ाया मैंने ज्यादा ही है, कम तो नहीं पढ़ाया होगा, है ना। अब और रही बात एनसीईआरटी, अपन अच्छे से करते जा रहे हैं, है ना, एनसीईआरटी अपन अच्छे से करते जा रहे हैं। और एनसीईआरटी में मैं वेक्टर 3D की एनसीईआरटी होगी, उसके बाद बस एलपीपी है जो मैं एक दिन पढ़ा दूंगा आपको, है ना। तो आपका 12th का सारा सिलेबस हो गया। कॉम्प्लेक्स नंबर 12th के सिलेबस में ही नहीं, कॉम्प्लेक्स तो शायद 11th के सिलेबस में है मेरे ख्याल से, कॉम्प्लेक्स शायद 12th के सिलेबस में नहीं है ना। हाँ, तो 11th के सिलेबस में है ना। तो 11th के सिलेबस में है कॉम्प्लेक्स। तो मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं, है ना। इस हफ्ते अपन
सैटरडे वाली क्लास तो नहीं लेंगे, सैटरडे वाली क्लास तो कंफर्म है मैं नहीं लूंगा, है ना, क्योंकि सैटरडे वाली क्लास क्या है कि मैं ऑफलाइन वालों की भी नहीं लूंगा तो तुम्हारी भी नहीं लूंगा, है ना, क्योंकि फिर सैटरडे को क्या है दिवाली वाली के चक्कर में बहुत सारे बच्चे जल्दी चले जाएंगे ना, है ना, तो सैटरडे को तो नहीं रहेंगे। एनसीईआरटी का होमवर्क कल दूंगा बेटा, है ना, एनसीईआरटी का होमवर्क कल देंगे, ठीक है, चलो ठीक है, अब मैं क्लोज करता हूँ मीटिंग, है ना, चलो ठीक, मिलते हैं फिर कल मिलते हैं, है ना। होमवर्क में मैंने बता ही दिया। कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए मैं ये बोल रहा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर 12th के सिलेबस में नहीं है, बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, मेंस एडवांस में तो है, 12th के बोर्ड के सिलेबस में कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर कहीं ना कहीं जो थोड़ा सा पार्ट है वो 11th में दिया हुआ है, 12th में कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, हालांकि अपने को तो काफी लंबा चौड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना है मेंस एडवांस के हिसाब से, पर एनसीईआरटी के हिसाब से वो कॉम्प्लेक्स नंबर 11th में है ना। तो आपका जो जो दिसंबर में शायद जो एग्जाम आ रहा है उसके पहले तो आपकी एनसीईआरटी अच्छे से हो ही जाएगी सारी, है ना। चलो ठीक है, अब मैं मीटिंग क्लोज करता हूँ, कल मिलते हैं, ओके बाय।